राधे राधे मित्रों, सैम ज्ञान सागर में आपका स्वागत है मित्रों। आज की कहानी अद्भुत और मर्मस्पर्शी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि इस कथा का पूरा रस आप अनुभव कर सकें। चतुर तोते ने बताया, क्यों नहीं बताना चाहिए अपना सबसे बड़ा रहस्य। एक बार सेठ रत्न सागर अपने सेवक बंसी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। दोनों अश्वारूढ़ होकर प्रस्थान किए। दिनांत होने पर वे एक नगरी के समीप पहुंचे और वहां विश्राम करने का निर्णय लेकर अपना शिविर स्थापित किया। शिविर स्थापित करने के उपरांत सेठ रत्न सागर ने बंसी से कहा, बंसी, अब तुम नगर में जाओ और कुछ खाद्य सामग्री ले आओ। बंसी धन लेकर नगरी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसने एक विचित्र दृश्य देखा। नगर द्वार पर एक श्वान बंधा था और सभी आने जाने वाले उस श्वान के मस्तक पर दो दो पादुकाघात करके ही प्रवेश कर रहे थे। ये दृश्य देखकर बंसी आगे बढ़ने लगा तो द्वारपालों ने उसे रोका और कहा, यदि तुम्हें नगर में प्रवेश करना है तो इस श्वान के शीर्ष पर दो पादुकाघात करने होंगे, अन्यथा प्रवेश निषिद्ध है। बंसी ने भी श्वान के मस्तक पर दो पादुकाघात किए और नगर में प्रवेश कर गया। वापसी पर भी उसने दो पादुकाघात किए और सारी सामग्री लेकर रत्न सागर के पास पहुंच गया। वापस आकर उसने तत्काल भोजन तैयार किया और अपने स्वामी को परोसा, फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। सारा कार्य निपटाने के पश्चात वो अपने स्वामी के पास गया और बोला, स्वामी, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस नगर के निवासी कितने क्रूर हैं, जो अपना क्रोध किसी निरीह प्राणी पर निकालते हैं। स्वामी, जब मैं नगरी में गया तब मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक श्वान श्रृंखलाओं से बंधा था और सभी आने जाने वाले उसके मस्तक पर दो पादुकाघात कर रहे थे। आप मुझे बताइए कि उस निर्दोष प्राणी ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके लिए उसे इतनी कठोर यातना दी जा रही है। तब सेठ ने कहा, बंसी, ये नगरी राजा चंद्रकेतु की है और जिसे तुम एक निर्दोष प्राणी समझ रहे हो, वो कोई साधारण श्वान नहीं है। इस श्वान ने राजा चंद्रकेतु के विरुद्ध एक अति भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ था। परंतु कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है। इस श्वान के पाप का घड़ा भी फूट गया और उसे ये दंड दिया गया कि प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को उसके मस्तक पर दो पादुकाघात करने होंगे। मैं तुम्हें इसकी संपूर्ण कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। राजा चंद्रकेतु 14 विद्याओं के ज्ञाता थे, जो उस काल के सर्वाधिक प्रज्ञावान नृपति माने जाते थे। 14 विद्याओं से राजा चंद्रकेतु की अद्वितीय प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। एक दिवस एक महान ऋषि राजा चंद्रकेतु के प्रासाद में पधारे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक बोले, ऋषिवर, मैं 15वीं विद्या अर्जित करना चाहता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि ने कहा, राजन, ये विद्या प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इसका मार्ग अत्यंत कष्टदायक है और इसे सीखने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कौन जाने इसे सीखने में कितना काल व्यतीत हो जाए और तब तक राज्य का संचालन कैसे होगा। उचित यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा चंद्रकेतु ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं ऋषिवर, 15वीं विद्या अर्जित करना कितना भी दुष्कर क्यों न हो, चाहे इसे सीखने में कितना भी समय क्यों न लगे, मैं अवश्य समय निकालूंगा। कृपया मुझे मार्ग प्रदर्शित करें। ऋषि ने कहा, ठीक है, यहां से बहुत दूर हिमालय पर्वत के निकट एक घना और भयावह अरण्य है। उस अरण्य के मध्य में महर्षि दुर्वास की कुटिया है, जिसे आपको खोजना होगा। ध्यान रखें, वन में अश्व प्रवेश नहीं कर सकता। आपको अश्व को वन के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का मार्ग पैदल तय करना होगा। वहां महर्षि दुर्वास तपस्यारत मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाएं और 15वीं विद्या सिखाने का अनुरोध करें। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि महर्षि स्वभाव से अति क्रोधी है। यदि वे तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग न करें।
अन्यथा वे आपको शाप भी दे सकते हैं। वहां बैठकर महर्षि की तपस्या पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें। यदि उन्हें दया आ गई तो वे आपको 15वीं विद्या अवश्य सिखाएंगे। इतना कहकर ऋषिवर वहां से प्रस्थान कर गए। फिर राजा ने मंत्र परिषद की एक बैठक आयोजित की और उन्हें आगामी योजना से अवगत कराते हुए कहा, देखो, मैं एक आवश्यक कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूं। मेरे जाने के पश्चात आप सब मिलकर राज्य का दायित्व संभालेंगे और प्रजा को कोई कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मुझे वापस आने में कितना समय लगे, ये अनिश्चित है। अतः आप सब अपना अपना दायित्व ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते रहें। सभी मंत्रियों को समझाकर राजा अपने प्रासाद की ओर चल पड़े। राजा चंद्रकेतु की 2 रानियां थीं। एक का नाम था तारामती और दूसरी का नाम था कलावती। तारामती एक पतिव्रता रानी थी, जो महाराज के दर्शन किए बिना अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करती थी। दूसरी ओर रानी कलावती थी, जिसका इन बातों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। अर्थात रानी कलावती का चरित्र शंकास्पद था। राजा चंद्रकेतु रानी तारामती के कक्ष में गए और बोले, देवी, मैं एक आवश्यक कार्य से कुछ काल के लिए राजधानी त्याग रहा हूं। ये अज्ञात है कि मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा। अतः मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरे वापस लौटने तक आप सावधानी पूर्वक रहें। इतना सुनते ही रानी तारामती की आंखें अश्रुपूर्ण हो गई और वो बोली, महाराज, मैं तो आपके दर्शन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती। भला इतना दीर्घ समय मैं आपके बिना कैसे व्यतीत करूंगी, जिसमें आपके आगमन की कोई निश्चित अवधि भी नहीं है। आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। राजा ने कहा, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि जिस कार्य से मैं जा रहा हूं वहां स्त्रियों का जाना वर्जित है। अतः कृपया आप मेरे कार्य में विघ्न न डालें। तारामती ने कहा, महाराज, आप तो जानते ही है कि मैं आपके दर्शन किए बिना भोजन तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। राजा ने कहा, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपना एक चित्र इस भित्ति पर अंकित कर देता हूं। आप इसे अर्पित करके भोजन कर लेना। ये कहकर राजा ने अपनी यथातथ्य प्रतिमा भित्ति पर अंकित कर दी। प्रातःकाल हुआ और राजा प्रस्थान की तैयारी करने लगे। जाने से पूर्व राजा ने तारामती को अपने समीप बुलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूं वो अत्यंत जटिल है। कौन जाने मेरे साथ क्या घटित हो जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का एक बाल दे रहा हूं। इसे सुरक्षित रखना, क्योंकि जब भी मैं वापस आऊंगा तो सर्वप्रथम आपसे अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। आप समझ जाना कि मैं ही राजा चंद्रकेतु हूं, और ये बात गोपनीय रखना, किसी को अवगत न कराना। रानी ने मूंछ का बाल प्राप्त किया और उसे एक डिब्बी में रखकर एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया। मात्र एक मूंछ का बाल रानी के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर गया। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिसके कारण राजा ने ये उपाय किया? क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को इतनी कठिन परीक्षा और जटिल मार्ग से जोड़ा? यात्रा आरंभ करने से पूर्व राजा चंद्रकेतु ने अपने पुराने मित्र मार्कंडेय को बुलाया और सैनिकों ने तत्काल मार्कंडेय को राजा के संदेश के विषय में सूचित किया। जैसे ही मार्कंडेय को ज्ञात हुआ कि उसे राजा चंद्रकेतु ने स्मरण किया है, वो अविलंब राजा के समीप दौड़ा चला आया। राजा ने उसे अपनी आगामी योजना बताई और कहा, हमें कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। मार्कंडेय ने कहा, निश्चय ही महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर राजा ने 2 अश्व मंगवाए और आवश्यक सामग्री लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। रात और दिन चलते हुए काफी समय पश्चात राजा चंद्रकेतु और मार्कंडेय उस घने वन के समीप पहुंचे। चूंकि अश्व वन के अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने अश्वों को बाहर छोड़ दिया और तलवार से वन में मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। अंततः दीर्घ यात्रा के पश्चात राजा चंद्रकेतु
और मार्कंडेय महर्षि दुर्वास की कुटिया खोजने में सफल हो गए। महर्षि की कुटिया अति सुंदर थी। उसके चतुर्दिक रंग बिरंगे पुष्प विकसित थे और महर्षि तपस्या में निमग्न थे। राजा चंद्रकेतु और मार्कंडेय किंचित दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ गए, परंतु एक सप्ताह व्यतीत हो गया और महर्षि नेत्र ही नहीं खोल रहे थे। राजा ने कहा, जब तक महर्षि नेत्र नहीं खोलते, हम आश्रम की सेवा करते हैं। तत्पश्चात दोनों आश्रम में कार्य करने लगे। नवीन पुष्प लाकर रोपित किए, वन से सूखी काष्ठ लाकर कुटिया के पास संग्रहित कर दी और शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। एक माह पश्चात महर्षि दुर्वास ने अंततः अपने नेत्र खोले और सम्मुख राजा और उनके मित्र को देखा, जो हाथ जोड़कर उनकी ओर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। महर्षि ने कहा, पुत्रों, मेरे समीप आओ। तुम लोग इस भयंकर वन को पार करके मेरे पास आए हो। यहां कोई भी मानव नहीं आ सकता, परंतु तुम लोग इतने कष्ट सहकर मेरे पास आए हो, तो निश्चय ही तुम्हारा कोई अति महत्वपूर्ण कार्य होगा। ये सुनकर राजा चंद्रकेतु और मार्कंडेय महर्षि के समीप आ गए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं राजा चंद्रकेतु हूं और मैं महती आशा से आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। महर्षि ने कहा, बोलो पुत्र, क्या समस्या है? राजा ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या अर्जित करने आया हूं। आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे तो आपकी महती कृपा होगी। महर्षि ने कहा, वत्स, तू तो अति विकट समस्या लेकर आया है, परंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता किसने बताया? राजा ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के एक ऋषि ने बताया है। महर्षि ने कहा, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को अर्जित करना किसी साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है। इसमें अनेक कठिनाइयां होंगी। क्या तुम इन कठिनाइयों का सामना कर सकोगे? राजा ने कहा, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का सामना करूंगा। महर्षि ने कहा, ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पूर्व मैं तुम्हें इसकी शक्ति के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। 15वीं विद्या से मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है, परंतु इस विद्या से यदि आप किसी को जीवित करते हो, तो आपके प्राण उस मृत शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब चाहें अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। और हां, इस विद्या को सीखते समय आपको केवल एक समय ही भोजन मिलेगा, परंतु इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस विद्या को सीखने में कितना समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है महर्षि, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। आपकी हर बात मुझे स्वीकार्य है। महर्षि ने कहा, कल प्रातः से तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। अगले प्रातःकाल महर्षि ने राजा चंद्रकेतु को अपने सम्मुख बैठाकर मंत्र सिखाना प्रारंभ कर दिया। अब राजा चंद्रकेतु का 15वीं विद्या सीखने का क्रम आरंभ हो चुका था। जब महर्षि राजा को मंत्र सुना रहे थे, तो मार्कंडेय भी राजा के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रटने आरंभ कर दिए। वो भी मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगा। इसी प्रकार राजा की शिक्षा 12 वर्षों तक चली। राजा चंद्रकेतु को जो भी मंत्र महर्षि ने सिखाए, मार्कंडेय तत्काल उन्हें रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्रों का जाप करते, मार्कंडेय भी मन ही मन उनका जाप करता रहता। 12 वर्षों में राजा चंद्रकेतु 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ मार्कंडेय भी उसे सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब महर्षि ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने राज्य का कार्य संभाल सकते हैं। और हां, एक बात का सदैव ध्यान रखना, कभी भी इस विद्या का दुरुपयोग मत करना। राजा ने सहमति प्रकट करते हुए सिर हिलाया। अगले दिन राजा ने महर्षि दुर्वास को प्रणाम किया और उनके चरणों का स्पर्श करते हुए जाने की अनुमति मांगी। महर्षि ने आशीर्वाद देकर जाने की अनुमति दे दी। फिर राजा चंद्रकेतु मार्कंडेय को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल पड़े। चूंकि अश्व नहीं थे, इसलिए वे पैदल ही बातें करते हुए अग्रसर हो रहे थे। अब मार्कंडेय के हृदय में कपट जागृत हो उठा और उसने मन ही मन एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला।
राजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मार्कंडेय विचारमग्न होकर बैठ गया। राजा ने देखा और पूछा, मार्कंडेय, क्या बात है? तुम अत्यंत विचारमग्न प्रतीत हो रहे हो। मार्कंडेय ने कहा, महाराज, मेरे हृदय में एक विचार है, यदि आप बुरा न माने तो अभिव्यक्त करूं। राजा चंद्रकेतु ने कहा, जो भी विचार है निसंकोच कहो। मार्कंडेय बोला, महाराज, मैं ये कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के पश्चात ये 15वीं विद्या अर्जित की है, तो यदि आप अपनी अर्जित विद्या को एक बार प्रयोग कर देखते तो उचित रहता, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हास्यास्पद न बन जाए। राजा ने कहा, तुम्हारी बात यथार्थ है, प्रयोग करने में क्या आपत्ति है? चलो प्रयोग करके देखते हैं। मार्कंडेय ने कहा, महाराज, आप कुछ काल यहां विश्राम कीजिए, मैं अभी आता हूं। मार्कंडेय थोड़ी दूर गया और एक मृत शुक उठाकर राजा के समक्ष ले आया और कहने लगा, महाराज, इस मृत शुक में अपने प्राण डालिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूं। राजा मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण उस शुक में डाल दिए। शुक जीवित हो गया और राजा चंद्रकेतु का शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ा। इधर मार्कंडेय अपने षड्यंत्र में सफल हो गया था। उसने अवसर का लाभ उठाया और तत्काल मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा चंद्रकेतु के शरीर में डाल दिए। अब मार्कंडेय का शरीर भी निष्प्राण होकर गिर पड़ा। राजा चंद्रकेतु शुक बन गए और मार्कंडेय राजा चंद्रकेतु के रूप में आ गए। राजा चंद्रकेतु ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मार्कंडेय ने ये विद्या कैसे सीखी, और उन्होंने कहा, अरे मार्कंडेय, ये तूने क्या कर दिया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? मार्कंडेय ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी अपनी विद्या का प्रयोग कर रहा था, जो मैंने चुपके से आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा चंद्रकेतु क्रोधित होकर बोले, मार्कंडेय, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में मिलेगा। अब तुम एक कार्य करो, अपने शरीर में वापस जाओ और मेरा शरीर मुक्त करो, ताकि मैं अपने शरीर में वापस लौट सकूं। मार्कंडेय ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, क्या मैं आपको मूर्ख प्रतीत होता हूं, जो अपने शरीर में वापस आऊंगा? अत्यंत कठिनाई से राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इस अवसर को मैं त्यागना नहीं चाहता। आप तो अब एक शुक है, भला आप मेरा क्या अहित कर सकते हैं? मैं ये शरीर किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागूंगा। अब मैं वही सारे सुख प्राप्त करूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। इसके पश्चात मार्कंडेय ने अपने मार्ग का अंतिम अवरोध हटाने के लिए उस शुक को प्रस्तर से प्रहार कर समाप्त करने हेतु दौड़ते हुए कहा, जिसमें राजा चंद्रकेतु के प्राण विद्यमान थे। शुक बेचारा जीवन बचाकर भागा और दूर एक उन्नत वृक्ष की शाखा पर बैठकर मार्कंडेय को देखता रहा। वो उदास मना से सोचने लगा, जिस मित्र पर मैंने इतना विश्वास किया, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब मैं क्या कर सकता हूं? और शुक बैठा बैठा विलाप करने लगा। उधर मार्कंडेय, जो राजा चंद्रकेतु के शरीर में था, उसने काष्ठ एकत्र की और अपने शरीर को जलाकर राजा चंद्रकेतु की नगरी की ओर चल पड़ा। मार्कंडेय दिन रात पैदल चलते हुए राजा चंद्रकेतु की नगरी के द्वार तक पहुंचा। वहां उपस्थित प्रहरी ने जैसे ही राजा को देखा, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना दरबार में प्रेषित की। ये संदेश सुनकर दरबार के समस्त मंत्रीगण और अन्य सदस्य प्रसन्नचित्त होकर पुष्पमाला और अन्य सम्मान सामग्री लेकर राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। किसी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं हो सका कि ये वास्तविक रूप से राजा है या कोई अन्य। राजा का स्वागत अत्यंत धूमधाम से किया गया और उनके आगमन की प्रसन्नता में प्रासाद को वधू की भांति सजा दिया गया। संपूर्ण राज्य में संदेश प्रसारित किया गया कि महाराज अपना आवश्यक कार्य संपन्न करके 12 वर्ष पश्चात अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। मार्कंडेय, जो प्रासाद में उपस्थित सभी मंत्रियों और अन्य सदस्यों को पूर्व से जानता था, उन्हें देखकर बिना किसी उलझन के उनके साथ विचार विमर्श करने में सक्षम था। सभी जन इतने दीर्घ समय के पश्चात अपने राजा से विचार विमर्श कर
प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गए। दरबार में सभी जनों से सौहार्दपूर्ण मिलन के पश्चात राजा चंद्रकेतु, जो वास्तव में मार्कंडेय था, रानी के प्रासाद की ओर अग्रसर हुआ। प्रासाद के द्वार पर पहुंचते ही वहां की दासी उसके स्वागत के लिए आरती की थाली और पुष्प लेकर खड़ी थी। परंतु राजा बने मार्कंडेय ने रानी को वहां न देखकर कहा, रुको दासी, हम तब तक अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जब तक हमारी रानी तारामती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तत्काल रानी तारामती को बुलाया गया। रानी तारामती अपने हस्तों में आरती की थाली लेकर वहां आई, किंतु रानी तारामती वहां मौन एक ओर खड़ी हो गई। तब राजा चंद्रकेतु बने मार्कंडेय ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर प्रसन्न नहीं हैं? हम कितने वर्षों के पश्चात आपके पास वापस लौटे हैं। निकट आइए, हमारी आरती कीजिए और प्रसन्नचित्त हमें अपने कक्ष में ले चलिए। रानी तारामती बोली, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और प्रसन्नचित्त आपको अपने कक्ष में भी ले जाऊंगी, परंतु आप प्रथम हमें यह बताइए, जब आप आवश्यक कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? मार्कंडेय ने कहा, रानी, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पूर्व की लघुलघु बातें स्मरण थोड़ी रहती है। आप जाइए, हमारी आरती कीजिए। तारामती बोली, कदापि नहीं, प्रथम आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर प्रवेश की अनुमति देंगे। राजा बने मार्कंडेय ने मन ही मन सोचा, ये रानी तो अत्यंत प्रखर प्रज्ञा की स्वामिनी प्रतीत होती है, यहां तो योजना सफल होने वाली नहीं है। फिर उसने अपना रुख कलावती के प्रासाद की ओर कर लिया। जब वो रानी कलावती के प्रासाद के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि कलावती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वो राजा को इतने दीर्घ समय के पश्चात देखकर अत्यंत प्रसन्न थी। उसने प्रसन्नचित्त होकर मार्कंडेय की आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी कलावती के प्रासाद में मार्कंडेय ने विपुल सुख सुविधाओं का आनंद लिया। धीरे धीरे अर्धरात्रि हो गई। कलावती को तो निद्रा आ गई, परंतु मार्कंडेय को कहां निद्रा आने वाली थी। अब उसके मन में एक भय व्याप्त हो रहा था। एक चिंता उसे सता रही थी। वो चिंता थी उस शुक की, क्योंकि उस शुक में स्वयं राजा चंद्रकेतु के प्राण विद्यमान थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसकी यही आशंका थी कि कहीं वो शुक उड़ते हुए नगरी तक न पहुंच जाए और उसके समस्त रहस्य उद्घाटित न कर दे। इस समस्या से निदान पाने के लिए मार्कंडेय एक योजना बनाने लगा। दूसरी ओर राजा चंद्रकेतु, जो एक शुक बनकर निर्जन वन में भटक रहे थे, जलाशय की खोज करने लगे। अंततः वे एक बड़े वटवृक्ष पर पहुंचे, जहां पूर्व से ही 49 शुक निवास करते थे। उन 49 शुकों ने देखा कि आज वटवृक्ष पर एक नवीन शुक आया है और वो अत्यंत तृषित है। बेचारा जल पीते जा रहा था। उस नवागंतुक शुक को देखकर सारे शुक प्रसन्न हो गए और परस्पर बातें करने लगे। चलो, इससे मित्रता करते हैं। यदि ये हमारा मित्र बन गया तो हम पूरे 50 शुक हो जाएंगे। फिर सारे शुक राजा चंद्रकेतु बने शुक के पास आ गए और अपनी शुक भाषा में उनसे बातें करने लगे। राजा 15वीं विद्या संपन्न थे और वो शुकों की भाषा भी जानते थे। राजा ने उन्हें शुक भाषा में कहा, देखो मित्रों, मैं एकाकी हूं और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं जगत भ्रमण के लिए निकला हूं। अब जब आप सब मुझसे मित्रता करना चाहते हो तो मैं सहर्ष तैयार हूं। मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। सारे शुक अत्यधिक प्रसन्न हुए और आनंदपूर्वक सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा चंद्रकेतु उन्हें उत्तम उत्तम बातें बताते और इस कारण सभी शुक विचारने लगे कि ये शुक अति प्रज्ञावान है। इसके आने के पश्चात हमें जल की खोज में भी नहीं भटकना पड़ता। ये हमें उसी स्थान पर ले जाता है जहां जल तैयार मिलता है। इस कारण सभी शुक राजा चंद्रकेतु का सम्मान करने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब सभी शुकों ने मिलकर राजा को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब राजा उन शुकों के साथ एकाकार हो गए और सबका समय सुखद व्यतीत होने लगा, क्योंकि एक राजा जिसने 15वीं विद्या अर्जित की थी, उनके मध्य विद्यमान था।
जो किसी भी समस्या को आने से पूर्व ही अनुमान कर लेता था। उनके रहने से सभी सुख सुरक्षित अनुभव करने लगे। उधर राजा चंद्रकेतु बने मार्कंडे ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजा का आदेश है, जो भी नरनारी वृद्ध युवा शुक मारकर राजा के पास लाएगा, उसे एक शुक के बदले एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा का ये आदेश सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या हो गया? राजा अचानक शुक मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि ये राजा का आदेश था। जैसे ही ये आदेश जनता के मध्य पहुंचा, तो सभी निर्धन लोग शुक पकड़ने निकल पड़े। सांध्यकाल तक कोई एक शुक लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10। जो जितनी संख्या में शुक लाता, उसे उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं दी जाती। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी प्रसारित हो गया कि अमुक राजा एक शुक के बदले एक स्वर्ण मुद्रा दे रहा है। बेचारे शुक समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा चंद्रकेतु तक भी पहुंच गया कि मार्कंडेय ने शुक मरवाने का आदेश दिया है। वो सचेत हो गए और सभी 49 शुकों को बुलाकर बोले, सावधान हो जाओ, विपत्ति हम पर आने वाली है। सभी शुक कहते हैं, मुखिया जी, जैसा आप परामर्श देंगे हम वैसा ही पालन करेंगे। राजा चंद्रकेतु पर अब उन 49 शुकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व था। एक दिन की बात है, सभी शुक मध्याह्न के समय वृक्ष पर बैठे थे। तभी उनमें से एक शुक ने देखा कि एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण लिए उनकी ओर आ रहा है। उसने तत्काल अपने मुखिया को इस विषय में सूचित किया। शिकारी को इस प्रकार आते देख राजा ने तत्काल एक योजना बनाई और सभी शुकों को समझाया। देखो, उड़ने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसके हस्त में धनुष बाण है। यदि हमने उड़ने का प्रयास किया तो हम में से 2-3 शुक तो अवश्य मारे जाएंगे। इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। फिर राजा चंद्रकेतु उन्हें अपनी योजना समझाते हुए कहने लगे, देखो, प्रथम ये शिकारी वृक्ष के समीप आएगा और एक ही वृक्ष पर इतने सारे शुक देखकर प्रसन्न हो जाएगा। फिर वो सारे शुक पकड़ने के विषय में विचार करेगा। आप सबको एक नाटक करना होगा। आप सब अपनी ग्रीवा इस प्रकार लटका दें जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मृत हैं। फिर शिकारी ऊपर वृक्ष पर चढ़ेगा और हमें एक एक कर नीचे गिराएगा। तब आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक शुक को नीचे पटके, वैसे ध्वनि आएगी, पट। फिर दूसरे को पटके तो ध्वनि आएगी, पट। फिर तीसरे को पटके तो ध्वनि आएगी, पट। आप सभी पट की ध्वनि को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वो हम सबको नीचे पटकता रहेगा। जैसे ही पट की 50वीं ध्वनि पूर्ण हो जाए, तब सारे शुक एक साथ उड़ जाना। इससे लाभ ये होगा कि उस समय शिकारी वृक्ष पर होगा और हम सब पलायन करने में सफल हो जाएंगे, और इस समय उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी शुकों ने कहा, ठीक है मुखिया जी। फिर सभी शुकों ने वृक्ष की शाखाओं पर इस प्रकार अपनी ग्रीवा लटका दी जैसे वे सभी मृत हैं। अब शिकारी वृक्ष के समीप पहुंचता है और एक ही वृक्ष पर इतने सारे शुक देखकर प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे शुक उसे महाधनी बना सकते हैं। वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद करने लगा। शिकारी ने अपने धनुषबाण भूमि पर रखे और वृक्ष पर चढ़ गया। वो एक एक करके सभी शुकों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक एक शुक नीचे गिरता, पट की ध्वनि होती। सभी शुक उस ध्वनि की गिनती करने लगे। ध्वनि की गिनती 49 तक पहुंच गई थी और अंत में बचे थे राजा चंद्रकेतु, जिन्हें शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पूर्व शिकारी की पादुका नीचे गिर गई। अब 50 की गिनती पूर्ण हो चुकी थी। अंतिम ध्वनि सुनते ही सभी नीचे पड़े शुक पुनः उड़ गए, परंतु शिकारी के हस्त में केवल राजा चंद्रकेतु रह गए। शिकारी ने ऐसे धोखे को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है।
परंतु मैं तुझे अपने हस्त से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक स्वर्ण मुद्रा तो प्राप्त होगी। शिकारी वृक्ष से नीचे उतरकर राजा चंद्रकेतु बने शुक को अपने हस्तों में पकड़कर नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में शुक ने कहा, भ्राता शिकारी। शुक को मानव भाषा बोलते हुए देखकर शिकारी आश्चर्यचकित होकर बोला, आश्चर्य, तू तो हमारे समान भाषा बोल रहा है। शुक बोला, भ्राता, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी बोला, तुझे राजा के पास ले जाऊंगा, जहां मुझे एक शुक के बदले एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होगी। शुक बोला, भ्राता, तुम मुझे राजा के पास मत ले जाओ। इसके स्थान पर तुम मुझे किसी सेठ के पास ले जाओ। मैं उस सेठ से तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दूंगा। शिकारी बोला, क्या 50 स्वर्ण मुद्राएं? शुक बोला, हां भ्राता, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दूंगा। शिकारी बोला, तो ठीक है, मैं तुझे एक सर्वाधिक धनी सेठ के पास ले चलता हूं। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुंच गया। वहां जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, ये शुक मैंने वन से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूं। सेठ बोला, मैं इस शुक का क्या करूंगा? इसे ले जाकर राजा को दे दो, तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हो जाएगी। शिकारी बोला, सेठ जी, ये शुक आपसे बात करना चाहता है। यह सुनकर सेठ आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या यह शुक बोलता भी है? शिकारी बोला, जी हां सेठ जी, ये शुक बोलता है। फिर सेठ शुक से विचार विमर्श करने लगा। शुक ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 50 मुद्राओं में इस शिकारी से क्रय कर लीजिए। मैं इन 50 मुद्राओं के बदले आपको 1,00,000 मुद्राओं की आय करवा दूंगा। यदि आप मुझे नहीं खरीदेंगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहां मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ आश्चर्यचकित था, क्योंकि एक शुक उसके सम्मुख बैठकर इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कर रहा था। सेठ ने तत्काल 50 मुद्राएं निकाली और शिकारी को दे दी। अब शुक ने शिकारी से कहा, शिकारी, अपने विश्वास पर अडिग रहना। किसी को सूचित मत करना कि मैंने किसी सेठ को शुक बेचा है। शिकारी ने स्वीकृति प्रदान की और प्रसन्नचित्त अपने गृह चला गया। अब सारा प्रकरण शांत होने के पश्चात सेठ ने शुक से कहा, भ्राता, तू लाखों की आय भला कैसे करवा सकता है? शुक ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूं वैसा आप करते जाइए, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है, अब मैं क्या करूं? शुक ने कुछ विचार करते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम चने क्रय कर लो। जितने भी क्रय कर सकते हो क्रय कर लो, क्योंकि एक सप्ताह पश्चात चने का मूल्य द्विगुण हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और संपूर्ण नगर का चना क्रय कर लिया। द्वितीय सप्ताह आया और वास्तव में चने का मूल्य द्विगुण हो चुका था। उसने वही चने द्विगुण मूल्य में बेच दिए और अब सेठ को द्विगुण लाभ हुआ। इस लाभ से सेठ अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि वास्तव में ये शुक तो बड़ा ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान था। सेठ शुक को बड़े ही स्नेह से रखने लगा और उसे प्रतिदिन उत्तम भोजन खिलाता। सेठ प्रतिदिन शुक से परामर्श करता और जो बात शुक कहता, सेठ वही करता। धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां परिपूर्ण होने लगी। अब सेठ बहुत प्रसन्न था। एक दिन सेठ शुक से कहने लगा, मैं तेरी वजह से आज धन संपन्न हो गया हूं। तू बता, आज क्या चाहता है? मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं। सेठ की बात सुनकर शुक कहने लगा, सेठ जी, मैं आपको अपने विषय में संपूर्ण बात बताता हूं, परंतु आप इस विषय में किसी को अवगत न कराएं। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर शुक, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई शुक नहीं, बल्कि राजा चंद्रकेतु हूं। फिर शुक ने सारी बात विस्तार पूर्वक सेठ को बता दी और अंत में कहा, यह शुकवद योजना भी मुझे समाप्त करने के लिए ही बनाई गई थी। सेठ संपूर्ण वृत्तांत सुनकर स्तब्ध रह गया और राज चंद्रकेतु बने शुक के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने इतने महान महाराज को एक सेवक की भांति रखा, मुझे क्षमा करें। शुक ने कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है,
यदि आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे किसी भी प्रकार से छुपाकर रानी तारामती के पास पहुंचा दीजिए, तो आपकी महती कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी मूल्य पर आपको रानी तारामती के प्रासाद तक अवश्य पहुंचा दूंगा, चाहे मुझे कितने भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई और शुक को भली भांति छुपाकर राजा चंद्रकेतु की नगरी की ओर चल पड़ा। कुछ दिन की पैदल यात्रा के पश्चात वो राजा चंद्रकेतु की नगरी में पहुंचा और रानी तारामती के प्रासाद के बाहर बैठ गया। दीर्घकाल पश्चात सेठ ने देखा कि एक दासी प्रासाद से बाहर आई। सेठ शीघ्रता से दौड़ते हुए दासी के पास गया और बोला, बहन, आप मेरा एक कार्य कर दीजिए। मुझे किसी भी प्रकार एक बार रानी तारामती से मिलवा दीजिए। दासी क्रोधपूर्वक बोली, हमारी रानी के इतने दुर्दिन नहीं आए कि वो अकस्मात किसी अपरिचित से मिले। जाओ, यहां से चले जाओ। सेठ ने कहा, आप किसी भी प्रकार से ये संदेश रानी तक पहुंचा दीजिए कि एक सेठ अति दूरस्थ स्थान से पैदल यात्रा करके एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही दासी के वदन पर प्रसन्नता प्रकट हुई। उसने मन में सोचा, इतने लघु कार्य के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं कौन देता है। फिर दासी बोली, लाओ सेठ, प्रथम मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका संदेश पहुंचाऊंगी। सेठ ने तत्काल उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। वो दौड़ती हुई रानी तारामती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ अति दूरस्थ स्थान से पैदल यात्रा करके आपसे मिलने आया है। संभवतः वो अति गंभीर समस्या पर विचार विमर्श करना चाहता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी के अनुमति प्रदान करने पर दासी दौड़ती हुई गई और सेठ को रानी तारामती के प्रासाद के अंदर ले आई। जब सेठ रानी के समीप पहुंचा तो उसने हस्त जोड़कर रानी से विनती की, रानी, मैं केवल एक क्षण के लिए आपसे एकांत में वार्ता करना चाहता हूं। रानी ने तत्काल सभी को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सभी बाहर चली गई, सेठ ने अपनी चादर हटाई और शुक बने राजा चंद्रकेतु को बाहर निकाला। फिर बोला, महारानी, ये कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं राजा चंद्रकेतु है। रानी ने आश्चर्य से कहा, आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि ये शुक राजा चंद्रकेतु है। रानी की ये बात सुनकर शुक ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित है। ये शब्द सुनते ही रानी की वाणी अवरुद्ध हो गई और उसे विश्वास हो गया कि ये शुक ही राजा चंद्रकेतु है। रानी अपने स्वामी से इतने वर्षों पश्चात मिली और अति आवेग से रुदन करने लगी। रानी ने सेठ को अंतःकरण से धन्यवाद दिया और उसे पुरस्कार स्वरूप हीरे जवाहरात देकर विदा किया। अब रानी को राजा चंद्रकेतु ने अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाई कि कैसे मार्कंडे ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। रानी भी कहने लगी, महाराज, ये तो मैं उसके प्रासाद में आते ही जान गई थी कि ये बहुरूपिया कोई अन्य है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वो निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, और उसके उत्तर देने में वो असमर्थ हो गया और नवीन नवीन प्रकार के बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता के पश्चात रानी तारामती बोली, महाराज, आप एक 15वीं विद्या संपन्न राजा हैं, तो आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। अब राजा चंद्रकेतु को रानी तारामती का साथ प्राप्त हो चुका था। उन्होंने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए एक गंभीर योजना बनाई और रानी तारामती से कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही ज्ञात है कि मैं राजा चंद्रकेतु हूं। आगे की योजना इस प्रकार है कि सर्वप्रथम आप सैनिकों से कहकर एक मृत श्वान मंगवाइए और एक दासी से कहकर मार्कंडे के पास संदेश भिजवाइए कि आप उससे क्षमा याचना करते हुए उसे प्रासाद में आने का आग्रह करती है, और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से मैं आप सबको देख सकूं, परंतु आप लोग मुझे न देख सकें। रानी तारामती राजा की संपूर्ण योजना भली भांति समझ चुकी थी और उसने उसी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। उसने एक दासी के माध्यम से राजा चंद्रकेतु बने मार्कंडे तक संदेश भिजवाया।
जिसमें रानी ने मार्कंडेय से क्षमा याचना करते हुए उन्हें प्रासाद में आमंत्रित किया। दासी रानी का संदेश लेकर तत्काल राजा बने मार्कंडेय के पास पहुंची और बोली, महाराज, रानी तारामती ने आपको स्मरण किया है। वे अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे क्षमा याचना करना चाहती है। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है ताकि वे सबके सम्मुख आपसे क्षमा याचना कर सकें। अब आप पधारिए। रानी आपकी आरती करते हुए प्रासाद में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। मार्कंडेय बोला, अंततः रानी तारामती को बुद्धि आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो कि हम शीघ्र ही समस्त मंत्रियों के साथ प्रासाद में पधार रहे हैं। अब रानी तारामती ने शुक बने राजा चंद्रकेतु को एक कक्ष की रोशनदान में छुपा दिया ताकि शुक वहां से सारा दृश्य देख सके। अब रानी राजा मार्कंडेय और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर पश्चात राजा मार्कंडेय समस्त मंत्रिगणों के साथ रानी के प्रासाद में आए। रानी ने राजा मार्कंडेय की आरती उतारी और हस्त जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी भूल पर अत्यधिक लज्जित हूं कि मैंने आपको प्रासाद में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। इस कारण मुझे हर पग सोच विचार कर रखना पड़ता है। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी प्राचीन बातें स्मरण नहीं रहती, परंतु मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझसे कहकर गए थे, रानी तारामती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीखकर वापस आऊंगा, सर्वप्रथम इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा चंद्रकेतु हूं। परंतु महाराज, वापस आने के पश्चात आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसीलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सभी के सम्मुख अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने राजा पर गर्व कर सकूं। इतना वार्तालाप सुनकर राजा मार्कंडेय मन ही मन प्रसन्न हो गया। वो स्वयं भी सबके सम्मुख अपनी विद्या दिखाने के लिए उत्सुक था, परंतु उसे इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था कि वास्तविक राजा चंद्रकेतु वहां विद्यमान होकर उसकी सारी चेष्टा देख रहे थे। मार्कंडेय बोला, ठीक है रानी, बताइए, आप क्या देखना चाहेंगी? रानी ने तत्काल अपने सेवकों से कहकर उस मृत श्वान को वहां मंगवाया और उसे राजा मार्कंडेय के सम्मुख रख दिया। रानी बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मृत श्वान में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। मार्कंडेय ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे वाम हस्त का खेल है। मार्कंडेय ने मन ही मन मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और कुछ ही क्षणों पश्चात राजा का शरीर प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा और मृत श्वान अचानक जीवित हो उठा। अब मार्कंडेय के प्राण श्वान में समा गए थे। इधर रोशनदान में बैठे शुक ने भी तत्काल मंत्र पढ़े और अपने प्राण स्वयं के शरीर में डाल दिए। एक शुक प्राणहीन होकर गिरते देख सभी जन आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो रहा है। तभी राजा चंद्रकेतु ने कहा, मोटी श्रृंखलाएं लाओ और इस श्वान को भली प्रकार से बांध दो ताकि ये पलायन न कर सके। राजा के आदेश पर तत्काल श्रृंखलाएं लाई गई और श्वान को अच्छी तरह से बांध दिया गया। फिर राजा चंद्रकेतु ने अपनी सारी व्यथा वहां उपस्थित सभी मंत्रिगणों को सुनाई और कहा, हम उस सज्जन सेठ और रानी तारामती की सहायता से ही अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर पाए हैं। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रिगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें कि हम इस नकली राजा को पहचान न सके, परंतु हमें इस पर संदेह तब हुआ था जब इसने शुकवध अभियान चलाया था। अब आप ही इसे दंड दीजिए। राजा चंद्रकेतु ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है। इसे हम ऐसा दंड देंगे जिससे ये सारी जीवन पश्चाताप करे। इस श्वान को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में ये घोषणा कर दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजा नगर से बाहर जाएगी वो इसके मस्तक पर 2 पादुकाघात करके ही जाएगी, और जो अंदर आएगी वो भी 2 पादुकाघात करके ही आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ।
श्वान को नगर के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां प्रहरी बैठा दिए गए। प्रहरी को कठोर आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बिना 2 पादुकाघात किए अंदर न आ सके और न बाहर जा सके। इधर राजा चंद्रकेतु ने मृत शुक का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ कराया। अब राजा चंद्रकेतु ने प्रसन्न चित्त होकर अपना राज्य संभाल लिया। मित्रों, इसीलिए तो कहते हैं, अपना सबसे गोपनीय रहस्य अपने सर्वाधिक आत्मीय मित्र को भी नहीं बताना चाहिए, अन्यथा वह भी आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। सेठ रत्न सागर द्वारा कहानी सुनाते सुनाते प्रभात हो गया। फिर रत्न सागर और बंसी ने कुछ काल विश्राम किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो मित्रों, आशा है कि ये कथा आपके हृदय में अंकित हो गई होगी। जीवन में विश्वास अमूल्य है, परंतु विवेक भी उतना ही आवश्यक है। कभी भी अंधविश्वास न करें, सदैव सतर्क रहें। राधे राधे। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो जरा सोचिए, ऐसी और कितनी ही अनसुनी कहानियां आपके सामने आने वाली हैं। सैम ज्ञान सागर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस अनसुने सच को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, अगली कहानी जल्दी आ रही है।